नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूनिक स्टाइल पर। दोस्तों, हम अक्सर बात करते हैं नियम और कानून की। ये कानून, वो नियम, ये नियम। दोस्तों, वास्तव में ये नियम और कानून अगर राष्ट्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर बनाए जा रहे हैं तो कहाँ से बनाए जा रहे हैं, इसका भी तो एक स्रोत होगा। तो दोस्तों, आज मैं इसी स्रोत की बात करूँगा जिसका नाम है राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी। दोस्तों, यह एक ऐसा तत्व है जिसको केंद्र में रख करके, मूलभूत आवश्यकता में रख करके हमारे देश में कानून का निर्माण होता है। यह प्रशासकों की आचार संहिता कहलाती है। मेरे प्रिय साथियों, यह जो डीपीएसपी है यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, यह भाग 4, हमारे संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। अर्थात अगर हमें राज्य के नीति निदेशक तत्व को पढ़ना है तो हमें अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक के अनुच्छेदों को पढ़ना पड़ेगा। आज मैं इन सारे अनुच्छेदों को बड़े ही विस्तृत तरीके से बताऊंगा। दोस्तों, जो हमारे लिए यह नीति निदेशक तत्व है, यह भारत के लिए, राज्य के लिए अथवा गांव के लिए कोई भी नियम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह सामाजिक, आर्थिक समरूपता तथा कल्याणकारी राज्य को बनाने के लिए अति आवश्यक है। इसे भारत शासन अधिनियम का आदेश पत्र भी कहा जाता है। तो ये सारे जो पॉइंट मैंने बताया है, यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़े इंपॉर्टेंट है। हमारे डीपीएसपी को 3 भागों में बांटा गया है: आर्थिक, सामाजिक और गांधीवादी। इन 3 भागों में हमारे डीपीएसपी को बांटा गया है। अब हम बात करते हैं 36 से राज्य के नीति निदेशक तत्वों की शुरुआत होती है और बड़े ही क्रम से हमें सीखना है, क्योंकि जब हम नियम कानून की बात करते हैं तो इन्हें जानना बड़ा जरूरी होता है। 36 में कहा गया है कि इसके अंतर्गत यानी राज्य के अधीन केंद्र प्राधिकारी तथा स्थानीय प्राधिकारी भी सम्मिलित होंगे, यानी राज्य में जो भी काम होगा उसके अंतर्गत केंद्रीय और स्थानीय प्राधिकारी सम्मिलित होंगे और इसमें राज्य की परिभाषाओं को दिया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 37 की, तो 37 में कहा गया है कि भाग 4 यानी डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निदेशक तत्व को न्यायालय में बाध्यता नहीं दी जा सकती। दोस्तों, अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे। अनुच्छेद 39 कहता है कि एक समान कार्य के लिए समान वेतन का उपबंध होगा, अर्थात जो महिला अगर वही काम करे या पुरुष कर रहा है, दोनों को एक समान वेतन मिलना चाहिए। और हमारे सरकारी ऑफिस में यह होता है, समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर एक महिला टीचर है उसको भी उतना ही वेतन मिलेगा जितना कि एक पुरुष टीचर को मिलता है। अनुच्छेद 40 की बात करें दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें ग्राम पंचायतों का गठन है। सर्वप्रथम ग्राम पंचायतों का गठन या ग्राम पंचायत का गठन राजस्थान के नागौर जिले में किया जाता है, जिसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं 2 अक्टूबर सन 1959 को। और दोस्तों, मैं बता दूं कि यह बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पे लाया जाता है। आज भी नागालैंड में ग्राम पंचायत नहीं है या पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 41 की। तो 41 कहता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार होगा, यानी राज्य का कर्तव्य है कि सबको क्या करे,
काम दे, सबको शिक्षा दे, इसीलिए मनरेगा लाया गया, प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा लाई गई दोस्तों। अनुच्छेद 42 के अंतर्गत काम को न्याय संगत बनाने के लिए महिलाओं के प्रसूताकालीन अवकाश की व्यवस्था की गई है दोस्तों। आप पता करेंगे तो पता चलेगा कि हमारे देश में महिलाओं को 6 महीने का प्रसूताकालीन अवकाश भी मिलता है, जिसमें काम न करते हुए भी उनके लिए वेतन का प्रावधान किया गया है, यानी कि उस अवकाश के दौरान भी उन्हें वेतन मिलता रहेगा। अगर हम 42 की बात करें तो 4 और 2 को जोड़ दीजिए, 42 का 4 और 2 को आपस में जोड़िए तो 6 होता है, यानी 6 माह के लिए महिलाओं को प्रसूताकालीन अवकाश दिया जाता है। जब हम बात करते हैं 43 की, अनुच्छेद 43 कहता है कि मजदूरों को निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। 43A कहता है श्रम उद्योग मंडल में श्रमिकों की भागीदारी। भाई 43 में आपने जब कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन किया, मजदूरों को निर्वाह मजदूरी दी, यानी जीवन जीने योग्य मजदूरी दे दिया, तो वो काम बहुत अच्छे से करेंगे दोस्तों। और जब काम अच्छे से करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका कुटीर उद्योग एक बड़ा सा उद्योग बनेगा और उस उद्योग मंडल में आपको देना पड़ेगा श्रमिकों को भागीदारी, जो 43A कहता है। 44 यानी दोनों अंक समान हैं, 4 और 4, तो यहाँ पर एक समान सिविल संहिता है दोस्तों, और इसे लागू करने वाला पहला राज्य है गोवा। अनुच्छेद 45 की बात करें तो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना भी राज्य का कर्तव्य है, अनुच्छेद 45 में कहा। अब शिक्षा तो हम लेंगे, लेकिन कुछ वर्ग जिनको शिक्षा से वंचित किया गया था बहुत पहले, वो सोचेंगे कि हमारे लिए नहीं, तो उनके लिए अनुच्छेद 46 में कहा जाता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा एवं वित्त की व्यवस्था भी राज्य करेगा। तो दोस्तों 46 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अगर दुर्बल वर्गों की बात हो रही है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर नहीं हो सकता कुछ, क्योंकि उन्हें भी हमें साथ लेकर चलना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 47 पोषाहार की बात होती है। अनुच्छेद 47 में जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए पोषाहार की व्यवस्था करने की बात होती है। अनुच्छेद 48 दोस्तों 48 में है आपका कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 कहता है कि कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48A इसमें कहा गया है कि वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा, अर्थात हमारे पर्यावरण को पूरी तरह से सुरक्षित करने की जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 48A में है। आप जानते हैं दोस्तों कि हमें पशु मिलते हैं, जीव जो वन्य जीव होते हैं उन्हीं को पाल करके हमने पशु बना लिया। हमने पर्यावरण यानी जंगल को काट करके कृषि करना आरंभ कर दिया। हम भूल गए कि जंगल को भी बचाना जरूरी है कृषि के साथ साथ, और पशु पालते हैं तो अन्य वन्य जीवों को भी बचाना जरूरी है। हम तो 48 में दोनों काम तेजी से किए, कृषि और पशुपालन का संगठन कर लिए, लेकिन अनुच्छेद 48A में हमने देखा कि हमें जंगल और वन्य जीवों को भी बचाना है, यानी वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण। अनुच्छेद 49 दोस्तों हमारा संविधान जो है 1949 में बन करके तैयार होता है, तो उसी समय इसमें डाल दिया जाता है 49 में, ध्यान रखिए याद करने के लिए मैं बता रहा हूं। अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय महत्व के वस्तुओं, स्थानों एवं स्मारकों की सुरक्षा। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 50 में देखते हैं। 50 कहता है कि हमें क्या करना है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण कर देना है, यानी अलग अलग उनकी शक्तियां होनी चाहिए दोस्तों। अगर सपोज करिए कार्यपालिका यानी हमारे जो नियमों का पालन करवाता है, यानी पुलिस अगर गलती करती है, नेता अगर गलती करते हैं तो उनको भी सजा होगी। इसलिए
न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रख दिया गया, अलग कर दिया गया, नहीं तो होता ना चोर चोर मौसेरे भाई। तो बच के रहना है, इसलिए इसको अलग कर दिया गया हमारे संविधान में। अब आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 51, इसमें अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। जिस प्रकार हम 51 रुपए का न्योता करते हैं शादी विवाह में, तो दो घरों के बीच जो शांति सुरक्षा बनता है, उसी तरह दो देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात होती है अनुच्छेद 51 में। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी इस वीडियो को देखें। अगर अच्छा लगे और लगे कि नहीं हमें हर भारतीय के पास इन सूचनाओं को पहुंचाना है, तो इसे शेयर जरूर करें, इसे लाइक करें और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।